तो वेलकम टू कंट्री नंबर 11 नेदरलैंड्स। और ऐसे ही फ्रांस में फ्लैग वेव करके मैं एंटर कर जाऊंगा यूके, और यूके में भी फ्लैग वेव करेंगे फिर अपना। 216 लिखा हुआ है, बट आप वही कह सकते हो 2.160 है, जिसका मतलब इंडियन रुपीज में होगा 230 रुपए लीटर डीजल। साइज होगा इस पर, लिखा तो नहीं है माइनस, हाँ ही लिखा है देखो, -10 डिग्री सेल्सियस एट 35 डिग्री सेल्सियस, -10 तक जाएगा ये। ठीक है चलो ये ले लेते हैं। मतलब जैसे 3-4 हज़ार से ऊपर की ट्रांजेक्शन जाएगी वैसे बोल देंगे इट वॉज अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम यू, और उसको अप्रूव ही नहीं करेंगे। फाइनली वी आर एंटरिंग बेल्जियम। ये देखो यहाँ से रोड का कलर भी चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है यहीं से ही है। इधर है भाई अपना नेदरलैंड्स और ये रहा अपना बेल्जियम। आई एम फीलिंग सो प्राउड टू होस्ट माय इंडियन फ्लैग इन बेल्जियम। नो आई एम इंडियन, आई लिव इन इंडिया ओनली एंड नाउ आई एम ट्रैवलिंग ओनली। फाइल टूटी हुई है, पास से देखा मैंने, बट दूर से देखोगे तो ये आर्ट बना हुआ है। देखो तो इतनी बड़ी मैट है, 20 यूरो की है। बताओ 20 यूरो, 2000 रुपये की ये मैट है पूरी। छोटी छोटी मैट से 6-6 यूरो। 6 लंबे स्वेटर जो हैं ये लॉन्ग लेंथ वाले जो होते हैं 1000 1500 रुपए के मिल रहे हैं। बेल्जियम है ना जो, ये यूरोप की कैपिटल है। अब आप लोग बोलोगे यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं तो यूरोप की कैपिटल कैसे हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट डेंस नेटवर्क है यहाँ पे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का बेल्जियम में। इवन इसको ना स्पेस से भी देखा जा सकता है रात के टाइम। तो ये है भाई रॉयल पैलेस ऑफ ब्रुसेल्स, और इसकी अहमियत ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि चलो भाई आ गए हम लोग एकदम फ्रेश वॉफल ट्राई करने। अनएक्सपेक्टेड भाई, अनएक्सपेक्टेड। अभी इतनी सारी कंट्रीज कर ली। फाइनली वी हैव एंटर्ड आवर कंट्री नंबर 13 ऑफ नमस्ते अमेरिका सीरीज, दैट इज फ्रांस। अनगिनत भाई, लिटरली मैं नहीं गिन पाऊंगा, बट आज तक मैंने ऐसा रूम नहीं देखा। बेड के बगल में वॉश बेसिन, भाई लाइफ में पहली बार देखा है मैंने। अभी आगे नोटिस किया मैंने तो इसका टायर प्रेशर चारों थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, देख सकते हो भाई। ये भी कम है, और ये देखो ये तो सबसे ज़्यादा कम है ही नहीं इसमें, हमें ऐसा लग रहा है। तो जो मैंने अंदर से निकाला है अपना टायर इन्फ्लेटर, जो मैं इंडिया से कैरी कर रहा था, ये वाला हैवी टायर इन्फ्लेटर है। ये कोई नॉर्मल वाला नहीं है, फटाफट भर जाएगा इससे। बट इसका जो 12V का सॉकेट होता है ना, वो ढूंढने में इतना टाइम लग गया सीरियसली। पीछे दे रखा है, बताओ यहाँ पर कोने में, ये देखो। ठीक है, और मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था इसलिए मुझे पता नहीं था। मुझे लग रहा था वैसे इसके बूट स्पेस में हो सकता है, बट ठीक है। अब इसको काटना है, एक बार चाकू मंगाता हूँ दीदी से अंदर से, उसके बाद लगाते हैं। बढ़िया है यार, ये तो बिल्कुल आवाज़ नहीं है सीरियसली। ऐसा नहीं है माइक लगा रखे इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, वैसे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें हवा ना अभी 30 के आसपास थी, यहाँ पर 30 मेंशन नहीं है, 20 और 40 के बीच में थी, और लगभग 40 होने वाली है। तो फटाफट कर दिया इसने काम। बढ़िया है यार, देख रहे हो एकदम हो गया ना बढ़िया। इसी वजह से शायद थोड़ी थोड़ी गाड़ी ना हिल रही थी तेज स्पीड में चलने पे। तो मैंने सोचा कि हवा कम होगी, और अभी आके देखा तो एकदम ही कम है, क्योंकि कल भी यहीं खड़ी हुई थी पूरे टाइम पे गाड़ी। और यहाँ से देख के नज़र नहीं आएगा, बट ऐसे ऊपर से देखें ना, देखो टायर थोड़ा हैवी है, ये देखो तो बाहर निकला हुआ है टायर, नहीं सॉरी बॉडी हैवी है गाड़ी की। चलो भाई काम चलाने लायक टायर प्रेशर हो गया है, और फिलहाल हम लोग हैं भाई नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम के पास की एक सिटी अल्मेर में। ठीक है, यहाँ से आज हम लोग जा रहे हैं बेल्जियम। बेल्जियम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत छोटा सा था, और पहले मेरा प्लान था, मैं ऑलरेडी ब्रसेल्स घूम चुका हूँ, तो फिर दोबारा से क्यों जाना, सीधा फ्रांस जाया जाए। बट फिर आज मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ब्रसेल्स चलते हैं। ब्रसेल्स आज ही घूमूंगा, फिर कल मैं पहुँच जाऊँगा सीधा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और उसके बाद कैलिस पोर्ट जाके डोवर पोर्ट से एंटर कर देंगे हम लोग यूके में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स इन। राइट नाउ आई एम इन अल्मेरे, neighboring city of Amsterdam, और heading towards Brussels, the capital of Belgium. ऑलरेडी दोपहर के बज चुके हैं 12:06। ब्रेकफास्ट बढ़िया करके निकला हूँ मैं। ठीक है, तो भाई 2-2.25 घंटे की जर्नी है ऑलरेडी। नहीं यार, रेंज कम है, 178 किलोमीटर्स की रेंज है। ठीक है, तो फ्यूल अप कराना पड़ेगा, और फ्यूल अप करा के उसके बाद मतलब रास्ते में कहीं करा लेंगे। और आज चल के हम लोग पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर चेक इन करेंगे होटल में, क्योंकि आज होटल नहीं, हमने हॉस्टल लिया है भाई। क्यों लिया हॉस्टल और कौन सा हॉस्टल है, कितने का पड़ा, वो सब वहाँ पहुँच के बताऊँगा आप लोगों को। अल्मेरे सिटी में ऐसी छोटी सी लोकेलिटी थी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी शांत, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। कल मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो जाके देख सकते हो भाई। बहुत पीसफुल सिटी जो कहते हैं ना, अगर रहना चाहो बाहर आके, एम्स्टर्डम इज़ वन ऑफ द गुड कंट्री, आके रह सकते हो। यहाँ पर दीदी जीजू रह रहे हैं लगभग 3.5 साल से। पहले ये लोग रेंट पे रहते थे, बट अब ये जो घर मैंने आपको दिखाया था अभी फ्रेंड्स, मैंने अंदर नहीं दिखाया, और ऑब्वियसली किसी की प्राइवेसी ब्रीच करना अच्छी बात नहीं है, और ना ही मेरा मन हुआ सीरियसली, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि छोड़ो भाई, अंदर रहने देते हैं। बाकी जो प्राइस वगैरह वो सब मैंने खुद भी नहीं पूछी है, क्योंकि अभी इनको 1 साल ही हुआ है शिफ्ट हुए, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। बाकी ये है कि अब वो फुल फ्लेज यहाँ पर अपना आगे देख रहे हैं कि हाँ वो रहेंगे यहाँ पर, और आने वाले 1-1.5 साल बाद अपना प्रॉपर यहाँ की सिटीजनशिप वगैरह देखेंगे। ठीक है भाई, अपना अपना सबका होता है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि
नहीं करना चाहिए, ऐसे इंडियन में ही रहना चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए पाकिस्तानी सिटीजनशिप। तो देखो सबका माइंडसेट होता है भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो एक्चुअल में बाहर ही रह रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, पर उन्होंने अभी तक सिटीजनशिप नहीं ली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते ही सिटीजनशिप लेने, अरे यार मैं गलत आ गया, यही होता है। एक बार अगर सड़क से हल्का सा घूमा ना दिमाग तो फिर वही हो जाएगा। मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बट फिर भी मैं मैप हल्का हल्का देख के मुझे रास्ता हल्का हल्का याद था कि मेरे को कहाँ से बाहर निकलना है, एग्जिट कहाँ से लेनी है बेसिकली, ठीक है। तो हल्का सा कंफ्यूज हो गया था बट ठीक है, चलो अब हाईवे पकड़ने वाले हैं। हाँ तो वही मैं कह रहा था कि सबका अपना अपना माइंडसेट है, जिसको लेनी है भाई ले सकता है, कोई उसके लिए हेट नहीं है, जिसको लेनी है उसके लिए कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्यार भी नहीं है। चलो जी निकला जाए। कुछ और चीज़ें जो मैं स्किप कर गया था शायद नीदरलैंड्स एंटर करने पे, तो भाई यहाँ की जो नंबर प्लेट होती है उस पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, और जूम इन कर देते हैं, ये देखो NL होता है जो ब्लू स्ट्रिप होती है ना। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, पूरे यूरोप में जो नंबर प्लेट डिवाइड्स हैं, हर डिवाइडेड है हर कंट्री में, डिवाइड्स कह रहा हूँ, ठीक है, हर कंट्री में वो ये सेम यही पैटर्न रहता है। कहीं का पर बस अलग कलर रहता है, जैसे येलो कलर की नंबर प्लेट है, कहीं पर व्हाइट मिल जाएगी, बाकी वैसे सेम पैटर्न रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ना ब्लू स्ट्रिप होती है और उस पर कोड लिखा होता है हर कंट्री का। जैसे हमारे इंडिया में हर स्टेट का कोड होता है, यहाँ पर हर कंट्री का कोड होता है। तो इस वाली जैसे सामने नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है NL मतलब कि नीदरलैंड्स। ऐसे बेल्जियम जाओगे तो वहाँ पर BEL लिखा रहता है, ठीक है, और फ्रांस जाओगे तो FRA लिखा रहता है, और उसके बाद स्पेन जाओगे तो स्वीडन का S होता है, स्पेन का शायद कुछ और होगा, मैं स्पेन गया नहीं, ठीक है। तो ऐसे से हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो अपना है नीदरलैंड्स में वो NL है। सामने रोड देखो भाई, ऐसा लग रहा है रनवे है, गाड़ी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, एकदम स्मूथ चल रही है, और यहाँ पे मन भी नहीं कर रहा तेज चलाने का गाड़ी को। ऐसा लग रहा है आराम आराम से होले होले चलाओ, 70-80 पे, 80 पे चल रही है इस टाइम पे गाड़ी। और DPF भी डलवाना है मुझे। मैंने लास्ट टाइम DPF इसलिए डलवाया था क्योंकि जिस फ्यूल स्टेशन पे मैं रुका था वहाँ पर डीजल था 170-75 रुपये लीटर, ठीक नहीं सॉरी 200 रुपये लीटर के आसपास था, तब मैंने डलवाया था, क्योंकि वैसे यूरोप में आपको डीजल मिल जाता है 170-80 में। तो मैंने कहा यार फालतू में क्यों वेस्ट करें पैसे, इससे अच्छा है कि जहाँ पर नॉर्मल होगा वहाँ डलवा लूँगा। तो अभी किसी नॉर्मल से फ्यूल स्टेशन पर रुकूंगा, वहाँ पर डीजल डलवा के और उसके बाद वहीं से ही DPF लेके फ्यूल अप कर लेंगे। DPF भी है वैसे भी 24% के आसपास है, तो 20 से नीचे नहीं जाने देना होता। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 25 से नीचे ना जाए, ठीक है, बट 20 के नीचे मत जाने दो, क्योंकि इसमें आ जाता है फिर जैसे 25 आता है ना, उसमें आ जाता है कि गाड़ी 2400-2500 किलोमीटर नहीं सॉरी 2400 दिखाता है शायद, हाँ 2400 किलोमीटर बाद गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसलिए डलवा लेना चाहिए। बट यहाँ पर हर जगह आपको फ्यूल स्टेशन आराम से मिल जाएंगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूँ। रिस्क नहीं बोलूँगा इसको मैं, बस मैं थोड़ा करता हूँ कि चलो ठीक है जहाँ अच्छा प्राइस मिलेगा वहाँ ले लूँगा। और मैं साथ ही साथ ना DPF लेके भी रख लूँगा एक कैन, क्योंकि UK में DPF बहुत महंगा है, USA वगैरह में बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो एक कैन DPF का मैं लेके रख लूँगा, उसमें भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी हमारी आगे के लिए। से अभी भाई लोग आए थे ना, तो उन लोगों से मैंने खजूर मंगा लिए थे, क्योंकि रास्ते में क्या होता है कि मैं नहीं खा पाता हूँ, कभी कभी एकदम कंटिन्यूस ड्राइव करता रहता हूँ, उसमें पानी पी के टाइम निकाल लेता था। बट मुझे लगा यार खजूर तो मतलब बेस्ट चीज़ है इसमें, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप खजूर और पानी है ना आपके पास, आप जिंदा रह सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ऐसे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे इस पर जिंदा रहना है, बट इससे भूख भी मर जाती है और लगभग हर चीज़ मिल जाती है खजूर में। तो इस वजह से मैंने 2-3 डब्बे मंगा लिए थे, 2 डब्बे। तो इसको खाते हैं भाई, थोड़ा पानी नहीं पीते हैं क्योंकि मुझे लग रही है भूख सीरियसली। सुबह मैंने 11-11:30 खाया था, उसके बाद फिर टायर इन्फ्लेटर और ये सब चक्कर में मेरा आधा 1 घंटा लग गया। फिर तब से निकले हैं फ्यूल वगैरह में, तब से चल ही रहूँगा, कुछ ना कुछ दिमाग चल ही रहा है, मुँह भी चल ही रहा है, ठीक है। भूख लग रही है तो मैंने कहा चल खजूर खा के पानी नहीं पी लेते हैं। पहुँच के तो फिर वहाँ पर हम लोगों को लंच करना ही, पहुँच के नहीं करूँगा शायद, अगर मैं खजूर वगैरह खा के भी थोड़ा पेट भर जाता है ना, पहले एक्सप्लोर कर लूँगा, फिर अपना शाम को कुछ हैवी खा के फिर निकल जाऊँगा पेरिस की तरफ। भाई खजूर खाते खाते मुझे याद आया कि फ्लैग वेव तो किया ही नहीं हमने नीदरलैंड्स में, तो चलो सही है, अभी बचा है, अभी बेल्जियम एंटर करने में है थोड़ा टाइम। और राइट साइड पे आप देखोगे ना, देखो छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, ध्यान से देखो पॉज करके, तो 300 मीटर्स में मतलब बेसिकली एक आइकन बना हुआ है जिसमें गाड़ी का बोनट खोल के एक इंसान कुछ काम कर रहा है। तो अगर किसी को कुछ रोकनी है गाड़ी सर्विस के लिए, सर्विस तो नहीं मतलब छोटे मोटे पार्ट्स अगर देखने हैं, कुछ दिक्कत है बेसिकली किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप रोक सकते हो। तो यहाँ पर मुझे दिखा है एक स्पेस, ये रहा। और भाई पिछले ये देखो राइट साइड में फिर से मार्क है, ठीक है। तो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ हर आधे किलोमीटर पे ऐसे साइन लगे हुए हैं, तो यहीं पर ही रोक लेते हैं, सेफ एंड साउंड। तो यहाँ पर अपना फ्लैग वेव करते हैं इंडिया का। और मैंने जर्मनी में नहीं किया था, जैसे मैंने बताया था, दिमाग से निकल गया था स्ट्रेट खींचते खींचते, बट ठीक है चलो यहाँ पर फ्लैग वेव करते हैं अपने इंडिया का बढ़िया, और फिर एंटर करते हैं जर्मनी। ट्राइपॉड भी नहीं मिल रहा है यार, तो ऐसे ही कर देता हूँ। चलो अंदर से व्यू तो पूरा क्लियर ही है,
सामने जाके फ्लैग वेव करते हैं। तो कंट्री नंबर 11 नीदरलैंड्स में भी अपने इंडिया का फ्लैग वेव कर दिया है भाई। और माइक का ये फ़ायदा है कि अंदर लगा दिया फ़ोन, अकेले होने की वजह से मेरे सामने कोई भी नहीं है कि जो खड़ा होकर शूट कर पाए। बट ठीक है भाई, कंट्री नंबर 11 नीदरलैंड्स में आपका स्वागत है। वैसे मैं एग्जिट ले रहा हूँ बट परसों ही आया था मैं, तो ठीक है यहाँ पे फ्लैग वेव कर दिया। और आज ही मैं दोबारा से फ्लैग वेव करूँगा बेल्जियम में, क्योंकि मेरा पहले प्लान ये हो रहा था कि बेल्जियम में रुकने वाला हूँ, बट अब नहीं रुकूंगा मैं, बेल्जियम में आज ही एग्जिट कर जाऊंगा। तो अभी थोड़ी रोशनी है तो यहाँ पर ही फ्लैग वेव कर देते हैं और एंटर करके बेल्जियम में फ्लैग वेव कर देंगे। तो वेलकम टू कंट्री नंबर 11 नीदरलैंड्स। और ऐसे ही फ्रांस में फ्लैग वेव करके मैं एंटर कर जाऊंगा यूके, और यूके में भी फ्लैग वेव करेंगे फिर अपना। चलो भाई निकला जाए। यहाँ से भी बेल्जियम बॉर्डर लगभग 20-25 मिनट्स बचा हुआ है। मैं देख पा रहा था उस पर मतलब नीदरलैंड्स और बेल्जियम की एक लाइन बनी हुई थी। वैसे आपको पता नहीं चलेगा यूरोप में जब आप एग्जिट या एंटर करोगे, ठीक है, किसी भी शेंगन टू शेंगन कंट्री में, बट कभी कभी अगर आपको उसके आसपास कोई दिख जाए ना बिल्डिंग वगैरह, तो उसको सेलेक्ट करके और फिर वहाँ से देख सकते हो कितना डिस्टेंस है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये वाली लाइन है, आपको ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट भाई ये वाली जो लाइन है ना, इसमें आप देख रहे हो कोई गाड़ी चल भी नहीं रही है। तो बेसिकली ये लाइन है ही इसलिए कि अगर आपको राइट हैंड साइड पर कहीं गाड़ी वगैरह रोकनी है तो आप उसमें रोक सकते हो। बट अब मेरे को पता है कि हाँ स्ट्रेट जाना है मुझे, तो लेफ्ट लेन मुझे ले लेनी चाहिए। तो पीछे से कोई नहीं आ रहा है, नहीं अभी गाड़ी आ रही है एक, नहीं आ रही, मुड़ गई हो, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपनी लेन में। चलो जी, अब ये सामने फ्यूल स्टेशन आया तो एक, बट इस पे है भाई 2.160 यूरो, ठीक है, मतलब वही 216 लिखा हुआ है, बट आप वही कह सकते हो 2.160 है, जिसका मतलब इंडियन रुपीज़ में होगा 230 रुपये लीटर डीजल। तो ऑब्वियसली भाई शेल है, एक्सपेंसिव रहता है, इंडिया में भी शेल है बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ नहीं डलवाऊंगा। आगे देखते हैं, अभी रेंज बची है मेरी 130 किलोमीटर के आसपास की। अरे मुझे लगा ये फ्यूल स्टेशन है, दूर से मैंने बोर्ड देखे मैकडी और KFC वगैरह के, बट नहीं भाई, नॉर्मल बोर्ड लगा रखा था। वो दिखता है ना इंडिया में भी हाईवे पे लगा रहता है, 5 मिनट दूर, 21 मिनट दूर, 20 मिनट दूर। भाई नज़ारे इतने प्यारे हैं ना। राइट हैंड साइड पे जो है ना, ये सारे के सारे फार्म्स हैं, और बीच बीच में हट स्टाइल, प्रॉपर हट्स है, स्टाइल नहीं प्रॉपर हट्स ही बना रखी हैं। लेफ्ट में देखो ये देखो भाई, लेफ्ट में बनी हुई है अगर आप देख पा रहे हो तो। और ये प्रॉपर मुझे लग रहा है फार्मिंग लैंड, हाँ फार्मिंग लैंड्स ही हैं भाई, क्योंकि बीच में डाइवर्जन कर रखा है पूरा का पूरा, और उसमें पूरा जोत रखा है खेत को। और अब बीच में मैंने कुछ प्लांटेशन या फिर आप कह सकते हो फार्मिंग ऐसी देखी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी भाई। ब्राउन कलर के छोटे छोटे पत्ते, से अरवी के पत्ते होते हैं हमारे इंडिया में, वैसे अरवी के पत्ते थे बट ब्राउन कलर के थे, ब्राउन भी नहीं मतलब मडिश कलर के पत्ते थे। तो मैंने जब तक कैमरा ऑन किया तब तक वो निकल गया था, तो इसलिए फिर शूट नहीं कर पाया, बट आगे कहीं दिखता है तो फिर दिखाता हूँ। बट अब जो फ्यूल था ना वो हो गया है, इसकी रेंज दिखा रहा है 120 किलोमीटर की, और फ्यूल की अब सख्त ज़रूरत है, बट मिल जाएगा यार, आराम से मिल जाएगा। और भाई इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, अभी जो मैंने लास्ट शेल का आपको फ्यूल स्टेशन दिखाया था, उससे मुश्किल से 200 मीटर दूरी मैंने जस्ट पिकअप लिया था, तो फिर मैं रोक नहीं पाया गाड़ी इतनी जल्दी। और यहाँ पर इन हाईवेज पे ना यू टर्न बहुत मुश्किल है जल्दी मिलना, ठीक है, तो बहुत लंबा चलना पड़ता है, इसलिए मैंने फिर लिया नहीं। मैंने कहा चलो मिल जाएगा आगे। भाई वहाँ पर 220-230 रुपये लीटर था डीजल, मुश्किल से 200 मीटर आगे जाते ही 169 यूरोज आ गया था। सोचो मतलब कितना चेंज हो गया, सीधा 30-40 रुपये पर लीटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा 40 लीटर भी फ्यूल डलवाता हूँ तो मैं सीधा 1000 रुपये बच जाएंगे। तो इस चक्कर में फिर मैं सोचता हूँ कि यार जहाँ पे ऐसा बच रहा हो 1000-2000 बचा ही लो। ये लो भाई 3 किलोमीटर बाद दिखा रहा है फ्यूल स्टेशन, 19 किलोमीटर बाद भी है। तो वही मैं आपको बता रहा था ना कि इस पूरे उस पर, अरे भाई लेफ्ट में प्राइमार्क का डिस्ट्रीब्यूटर का ये है पूरा, ये देखो ये लेफ्ट में जो आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है ना, प्राइमार्क की है पूरी बिल्डिंग। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि इस रूट पर आपको ईजिली मिल जाएगा, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा हर 5-10 किलोमीटर में, 20-25 किलोमीटर बहुत इजीली मिल जाएगा। जो दिक्कत आ रही थी ना वो आ रही थी जर्मनी साइड में, भाई इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हाईवेज, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि 100 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत भाई चाइना में है फ्यूल की, तो फ्यूल तो चाइना में भरवाते चलो, चाइना में चलो टचवुड मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, बट टाइम से मैं भरवा भी लेता था, 1-2 बार मैंने रिस्क लिया था छोटा मोटा, बट ऐसा दिक्कत नहीं आई थी। ये देखो 1800 मीटर बाद एसओ और उसका एक और कोई कंपनी थी, उसका फ्यूल स्टेशन है, 24 घंटे ओपन रहता है, चलो वहीं डलवा लेंगे फिर। ये देखो लेफ्ट में एसओ है, इसमें डीजल प्राइस है 1.83 यूरो। तो अब देखो सीधा सीधा कहाँ मेरा 2.20 था, 1.83 हो गया, तो 40-45 रुपये तो बच ही रहे हैं। तो सही है, एसओ का था हमारी साइड पे भी। ये जो सामने फ्यूल स्टेशन है ना, ये 600 मीटर, 600 है ना, हाँ 600 मीटर दूर अपना है फ्यूल स्टेशन, ये एसओ का ही है, पीछे लिखा हुआ था। तो यहीं पर ही फ्यूल अप करा लेंगे, यहीं पर ही डीपीएफ ले लेंगे, डीईएफ लिक्विड अपना जो एडब्ल्यू होता है। यार ये यूआईटी का बोर्ड मैंने 2-3 जगह देखा, इसकी फुल फॉर्म क्या है एक बार अभी सर्च करके देखता हूँ। और यूआईटी पे ही मैंने देखा कि फ्यूल स्टेशन वगैरह होते हैं और ऐसे छोटे छोटे रेस्ट पॉइंट बना रखे हैं। और ये स्पार जो लिखा हुआ है ना, ये भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, जैसे अपना अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से होते हैं। हर फ्यूल स्टेशन पे आपको अच्छा खासा मार्ट मिल जाता है,
अच्छे बड़ा मार्ट जहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें मंचिंग वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 8 नंबर पे डीजल है भी या मिल जाए, हाँ है भाई डीजल है। चलो जी यहाँ लगाते हैं। एड ब्लू मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा हर फ्यूल स्टेशन पे आपको सब कुछ मिल जाता है गाड़ी से रिलेटेड ना, एड ब्लू वाइपर फ्लूइड या जो भी आपको चाहिए। तो करते हैं ओपन। अरे राम टाइट होता जाता है ये धीरे धीरे ना, बहुत आराम से बंद करना पड़ता है। अरे ये क्या गिरा हुआ है यार, DPF है ये। हाँ DF लिक्विड ही है ये, कि ऐसा ही जम जाता है ये यूरिया जो होता है। प्राइस की बात करूँ तो 1.879, सीधा सीधा 40-45 रुपये बचा लेंगे अब हम। इसका मशीन चालू हो जाए पहले, आवाज़ आएगी अभी बढ़िया सी ढर्र करके। हाँ ये देखो हो गया ना शुरू, हो गया। चलो जी। अच्छा नहीं 1.64 है भाई ये वाला, वो वाला है महंगा मुझे लग रहा है। बहुत पैसे बच गए भाई, नाइस। 1.64 मतलब सीधा सीधा 40, 36 और उधर 20, 56 रुपये बच गए भाई। 56 भी नहीं, 60 रुपये आसपास बच गए पर लीटर। अब देखते हैं कितना लीटर आता है डीजल। लो भाई हमारा टोटल आया है डीजल 48.19 लीटर्स, मतलब लगभग कंट्री आ रहा है। इसकी जो टंकी थी वो खाली थी। 79.47 यूरो पे करते हैं, पर इसको गलत मैंने बंद कर दिया क्योंकि एड ब्लू डलवाना है तो उसके लिए भी खोलना ही पड़ेगा इसको। कोई नहीं, चलो उसको खोल देते हैं ताकि पीछे वाली गाड़ी आगे ज़्यादा वेट ना करेगी। बंद कर दोगे ना इसकी लिड तो उनको यही लगता है कि हाँ भाई निकलने वाली है गाड़ी, बट यहाँ पर इतने सारे पंप हैं कि ज़्यादा कोई वेट करता नहीं है, किसी और पे ही लगा लेगा। देख लो इतने सारे पंप हैं। तो ये है भाई एड ब्लू अपना, और एड ब्लू का प्राइस है 23.50 यूरो 5 लीटर, और 10 लीटर 32.50। तो ऑब्वियसली 10 लीटर ही लूँगा मैं। ये रहा भाई एड ब्लू। इसको माइनस देखना है बस, -20, वैसे माइनस ही मिलता होगा यहाँ पर। हाँ माइनस ही होगा इधर तो कुछ। अच्छा चलो इसके अंदर ये भी दे रखा है भाई, ऐसे मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने ख़रीद रखा है, बट यही वाला लगेगा। इसके जो इसकी कैप है ना वही साइज़ होगा। इस पर लिखा तो नहीं यार माइनस, हाँ ही लिखा है देखो, -10 डिग्री सेल्सियस एट 35 डिग्री सेल्सियस, -10 तक जाएगा ये। ठीक है चलो ये ले लेते हैं, इसको अंदर ही लेके जाना पड़ेगा क्या। ये है भाई बिल अपना 79 यूरोस का डीजल था, और एडब्ल्यू 32.50 डीजल यूरोस का। बट एक चीज़ और भाई दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, वन कार्ड वालों ने भाई पेमेंट ही नहीं करते हैं यार। हाँ मतलब जैसे 3-4 हज़ार से ऊपर की ट्रांजैक्शन जाएगी वैसे बोल देंगे इट वाज अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम यू, और उसको अप्रूव ही नहीं करेंगे। पता नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कॉल करके कंफर्म करें जैसे बाकी बैंक पूछते हैं, कुछ बोलते हैं ना कि हाँ मतलब आपने की है नहीं करी, आप फिर से ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं, हो ही नहीं रहे ट्रांजेक्शन प्रूव। तो अच्छा मेरे पास कैश था, मैंने कैश दे दिया। इसको डालते हैं भाई पहले, एड ब्लू फुल कर दूंगा, इसको जितना बचेगा वो रख लूँगा। ऐसे ये चलो सही है, इसमें ना मैं अकेले तो एटलीस्ट भर ही सकता हूँ, क्योंकि जो पिछला वाला कैन था ना उसमें अकेले भारी हो रहा था भाई। वो तो अच्छा था, वहाँ पे वो थे उन्होंने हेल्प कर दी थी। ऐसे हो जाएगा, सील कर दो इसको, पूरा लीक ना हो वरना ये ना वाइट वाइट कर देगा पूरा मामला। चलो जी इसको भरा जाए ऐसे करके। इसमें रुको यार मैं भर ही लूँ पहले, ईजी नहीं है भाई, इसमें भी ना हालत ख़राब हो गई जब से। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे ऐसे पकड़े पकड़े, और बहुत धीरे धीरे निकल रहा है क्योंकि इसमें वैक्यूम निकलने की कोई जगह नहीं है। देख लो ढक ढक आवाज़ आ रही है। चलो जी डाल दिया ये, अब देखते हैं कितना परसेंट बढ़ता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझे भरवाने की नीड पड़ेगी। और एक कैन और लेनी थी मुझे, तो वो मैं भूल गया था, तो वो एक कैन लेके मैं सोच रहा हूँ रख लूँ। बट फिर मुझे लग रहा है वैसे ही इतना सामान है तो रखूँगा कहाँ, क्योंकि चल जाएगी अब गाड़ी अच्छी खासी। तो मैं सोच रहा हूँ कि 200-400-500 रुपये के चक्कर में फालतू में एक कैन मुझे अब कैरी करनी पड़ेगी कम से कम 3-4 हज़ार किलोमीटर। तो इससे अच्छा रहने देते हैं, और इसको भी फेंक नहीं सकता मैं यहाँ पर, तो चल के अपना डिस्पोज करेंगे बाद में। इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया मैंने यहीं पे ही। चलो जी निकला जाए, देखते हैं कितना बड़ा इसका DPF। ओके रेंज तो इसकी 652 हो गई है, ठीक है। हाँ बेड लगा रहे हैं भाई, कोई नहीं। लो भाई 72% हो गया DF। वैसे इसका जो DF टैंक की कैपेसिटी है ना वो लगभग भाई 20 लीटर की, लगभग क्या एग्जैक्ट 20 लीटर की है। तो पहले भी थोड़ा सा था, तो 72% हो गया है, तो ऐसा कभी नहीं है, तो बहुत चलेगी। 72 मतलब कि 50%, मतलब 50, इसका जो 50 पॉइंटर है अगर मैं 22% हटा दूँ तो 10 लीटर डाल के 50% बढ़ा है। सिंपल आप ऐसा मैथमेटिक्स लगा सकते हो, तो वही होगा कि 20 लीटर की कैपेसिटी है। तो अभी मैं ये पूरा का पूरा 50% यूज़ कर सकता हूँ, मतलब 10 लीटर जो DPF मैंने डाला है अभी DF, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इतने में तो मैं आराम से USB एंटर कर जाऊँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर एक कैन एक्स्ट्रा कैरी करके। तो इसीलिए फिर मैंने कहा छोड़ो यार लेते नहीं है। तो मुझे गाड़ी साइड में लगानी है, मुझे एक ना बहुत अर्जेंट काम है, कुछ ऑर्डर करना है घर पे, ठीक है, तो वो हो नहीं पा रहा है। होटल के लिए बेसिकली कुछ सामान है वो सब ऑर्डर करना था। अब मेरे वन कार्ड से ही होगी उसकी पेमेंट। अब देखता हूँ एक बार ये होगी नहीं होगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्योंकि वैसे तो बड़ा इशू हो रहा था। यहीं पे साइड में गाड़ी लगा के और फिर यहीं पे ही कर देते, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। चलो
नाइस, यहीं पर ही बैक करके लगा देता हूँ। तो ये लो जी, अभी तक मैं मैप देखता देखता आ रहा था, मैंने कहा यार बेल्जियम को तो मैं पकड़ के रहूंगा, मतलब बेल्जियम और नीदरलैंड्स का जो बॉर्डर है इसको पकड़ के रहूंगा। तो ये लो भाई, फाइनली वी आर एंटरिंग बेल्जियम। ये देखो यहाँ से, जहाँ से रोड का कलर भी चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है यहीं से ही है। तो यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं साइड में, ठीक है, यहाँ सेफ एंड साउंड है, और साइड में लगा के बैक कर लेता हूँ, क्योंकि बैक में ना पीछे पूरा का पूरा क्लीन है भाई। देख लो, कहीं लोग मेरे को फिर कमेंट करने लग जाएं, देखो कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन है। उधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, पूरी पूरी पार्किंग लेनी है। गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर, फ्लैग वेव कर लेते हैं। और आज एक ही दिन में हमने 2 जगह फ्लैग वेव कर लिया है भाई। अपना नीदरलैंड्स एग्जिट करते टाइम पे भी कर लिया, और बेल्जियम में भी फ्लैग वेव कर लिया। नाइस, मतलब करा नहीं, अभी करने जा रहा हूँ। बैक करूँ पहले इसको ना थोड़ा। इधर है भाई अपना नीदरलैंड्स, और ये रहा अपना बेल्जियम। बेल्जियम लैंग्वेज में या बेल्जियन लैंग्वेज में उसको बेल्जी बोलते हैं, या प्रोनाउंसिएशन जो भी है इसकी वो बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर फिलहाल बेल्जी लिखा हुआ है। और हम लोग एंटर कर चुके हैं फाइनली अपनी कंट्री नंबर 12 बेल्जियम। स्वागत है भाई आप लोगों का बेल्जियम में वन मोर टाइम। अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, दैट इज ब्रुसेल्स। यहाँ पर फ्लैग वेव करते हैं, क्योंकि अकेले होने की वजह से ना मुझे अंदर सेटअप करना पड़ता है, थोड़ा सा विंडशील्ड की वजह से हल्का सा क्लैरिटी में इशू आ सकता है। तो ठीक है, उतना बेयर हो सकता है, इतना इशू नहीं है। और सेफ साइड पे खड़ी है गाड़ी, क्योंकि इसके पीछे पूरी की पूरी रेलिंग है, तो इधर साइड कुछ नहीं आ रहा है। मैंने पार्किंग लाइट भी ऑन कर दी है। तो ये पर मैं फ्लैग वेव करते हैं, पहले थोड़ा सेटअप बनाऊंगा। आफ्टर कंट्री नंबर 11 नीदरलैंड्स, हमारी कंट्री नंबर 12 बेल्जियम में भी अपना इंडिया का फ्लैग वेव कर दिया है। फाइनली भाई कंट्री नंबर 12 बेल्जियम एंटर कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग फ्रांस जाएंगे, वहां पे भी इंडिया का फ्लैग वेव करेंगे। आई एम सो सॉरी, बीच में 1-2 कंट्रीज में फ्लैग वेव नहीं कर पाया था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे, बट 1-2 बार दिमाग में नहीं आया, और उसके बाद फिर स्ट्रेट एकदम मैंने स्ट्रेच में गाड़ी खींची थी, तो इस वजह से नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट ठीक है भाई, फ्रांस में एग्जिट करते वक्त मैं फ्लैग वेव करूंगा। नीदरलैंड्स में भी आज ही कर दिया था मैंने एग्जिट करते टाइम पे, और बेल्जियम एंट्री के टाइम पे फ्लैग वेव कर दिया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही बेल्जियम से एग्जिट कर जाऊंगा भाई। पहले मेरा प्लान था कि बेल्जियम में मैं रुकने वाला हूँ आज, बट जो भी वो चलो गाड़ी में बैठ के बताते हैं। बट ठीक है भाई, आई एम फीलिंग सो प्राउड टू होस्ट में इंडियन फ्लैग इन बेल्जियम। चलो भाई, फ्लैग वेव कर दिया था हम लोगों ने नीदरलैंड साइड पे भी, कंट्री नंबर 11, और फ्लैग वेव कर दिया हम लोगों ने कंट्री नंबर 12 बेल्जियम में भी एंटर कर ही चुके हैं फिलहाल हम लोग। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसा कि बेल्जियम आज मैं रुकने वाला था, बट अब शायद से मैं ना रुकूं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि बेल्जियम ऑलरेडी ना मैं घूम चुका हूँ, ब्रसेल्स घूम चुका हूँ। ब्रसेल्स में इतना कुछ ज़्यादा घूमने का है नहीं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज मैं एक्सप्लोर करके, क्योंकि सिर्फ 1 बज रहा है, 1-1:30 बज रहा है, और मैं 3 बजे तक आसपास पहुंच जाऊंगा। और यहाँ का सिटी सेंटर, ब्रसेल्स के सिटी सेंटर जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर सिर्फ 1-2 ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो वहाँ पर जाके और फिर बेल्जियम वॉफल खा के, ऑब्वियसली बेल्जियम आया तो बेल्जियम वॉफल नहीं खाया तो फिर क्या ही किया, ठीक है। बेल्जियम वॉफल खा के उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे आज ही पेरिस की तरफ, सो दैट सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव है। तो आज पेरिस में मुझे सिर्फ सोना ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा मुझे पता है, बट एटलीस्ट मेरे पास कंटिन्यूस 2 नाइट्स होंगी पेरिस में। आज भी मैं पेरिस ही रुकूंगा, परसों भी, कल भी पेरिस ही रुकूंगा, और परसों फिर मैं आराम से अपना निकल सकता हूँ, एग्जिट ले सकता हूँ यूरोप से थ्रू कैलिस पोर्ट, और एंटर कर सकता हूँ यूके थ्रू डोवर पोर्ट। तो यही है भाई प्लान। भूख लग रही है, इसलिए मेरे को जाके ब्रसेल्स में रेस्टोरेंट में कुछ खाऊंगा, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ पोहा खाया थोड़ा सा, तो भूख अच्छे लगी रही है। तो एक ही टाइम की मील लेनी है, तो अपना इंडियन रेस्टोरेंट ही चलेंगे। चलो, इस चीज़ के लिए अब ज़्यादा मेरे को बोलना मत, क्योंकि बहुत बार आप लोग बोल चुके हो, मैं भी इस चीज़ में ढीठ हूँ। खाना खाना तो अपना इंडियन, क्योंकि मैं एक ही मील लेता हूँ दिन में, तो भाई वो मेरे को भर पेट के चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। अब सोचो, ड्राइव कर रहा हूँ इतनी देर से, अब इसके बाद जाके एक्सप्लोर करूँगा, पैदल पैदल चलना है, और उसके बाद फिर से ड्राइव करनी है मुझे बेल्जियम टू फ्रांस। तो बेसिकली एक ही दिन में हम लोगों ने कवर कर लिया, एम्स्टर्डम टू ब्रसेल्स बेल्जियम, और बेल्जियम से फिर पेरिस। अभी कवर नहीं किया, बट आई होप कि हम लोग कर लेंगे, हम करेंगे। चलो जी, एंटर करते हैं बेल्जियम में, और ये हम लोग कर गए हैं एंटर इन आर कंट्री नंबर 12। और इस ट्रिप पे अकेले होने की वजह से ना कभी कभी ड्राइव बहुत बोरिंग हो जाती है। जैसे कि मुझे याद है, जब मैं बर्लिन टू एम्स्टर्डम आ रहा था, दिन के टाइम में मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था शूट करने का। तो बीच बीच में कुछ दिन ऐसे होते हैं भाई, जब आपका बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, चाहे मैं इंडिया में हूँ चाहे ट्रिप पे हूँ, ठीक है, और कंटिन्यूस यहाँ ब्लॉगिंग चल रही है डेली बेसिस पे, तो हो जाता है कभी कभी। तो फिर कभी कभी ब्लॉग छोटा बनता है, कभी कभी इंटरेस्टिंग भी नहीं बनता है। फिर मेरे को उस टाइम पे लगता है यार मैं रोड है क्या दिखाऊँ, है तो कंटेंट बहुत दिखाने का ऑब्वियसली, ठीक है, बट फिर ये लगता है कि यार मन नहीं हो रहा है। और सही बताऊँ, बिना मन के ना ब्लॉगिंग हो नहीं पाती है, फिर वही हो जाएगा एकदम फॉर्मेलिटी की तरह करो, तो फिर मैं वहाँ पर करता ही नहीं हूँ। मैंने कहा जब मन करे तो करो। बट आज एकदम अलग दिन है, पता नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप सामने रोड देखोगे ना तो एकदम स्मूथ है, जैसे ही मैंने आपको बताया बेल्जियम की रोड्स भी एकदम स्मूथ है, नो डाउट, ठीक है। और एवरेज की बात करूँ तो 12.4 की एवरेज दे रही है अभी गाड़ी, 671 किलोमीटर्स की रेंज, और जबकि मैं फ्यूल भरवाने के बाद आ चुका हूँ, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और एवरेज इस वजह से इतनी अच्छी दिखा रहा है क्योंकि कंसिस्टेंट स्पीड जो मैंने है ना वो 80, 90, 100 के नीचे नीचे मेंटेन कर रखी है, क्योंकि मज़ा आ रहा है भाई ड्राइव में,
ठीक है। और यहाँ से सिर्फ अब 1 घंटा रह गया है बेल्जियम सिटी जो है, ब्रुसेल्स सिटी सॉरी, ठीक है, जो कैपिटल है अपनी बेल्जियम की। तो पहुँच जाएंगे आई होप यहाँ के टाइम के हिसाब से, बेल्जियम टाइम के हिसाब से लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास। और रही बात भाई पार्किंग की, क्योंकि अभी गाड़ी लगा के मैं अपना घूमूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूँगा या फिर पैदल घूमूंगा, क्योंकि ब्रुसेल्स मुझे लास्ट टाइम का याद है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। सेंटर के आसपास ही रुको और वहीं पर ही घूम लो सारी चीज़ें, तो मेरे को कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीड पड़ी तो ले लूँगा। और मैंने हॉस्टल भी बुक किया हुआ, जैसे कि मैंने बताया, तो वहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है उनकी, तो मैं फालतू में पार्किंग के पैसे नहीं पे करूँगा। एटलीस्ट अगर मैंने 3,000 रुपये के आसपास का मेरे को हॉस्टल का बेड पड़ा था, तो अगर मेरा मन किया तो मैं वापस आके 15-20 मिनट लेट भी जाऊँगा, अभी जाके भी लेट जाऊँगा, मैं स्टे नहीं करूँगा रात में बेसिकली, ठीक है। और गाड़ी के लिए पार्किंग भी हो जाएगी। तो जहाँ मेरे को पार्किंग का पे करना पड़ता, अगर सपोज मैंने नहीं किया होता हॉस्टल बुक, तो मेरे को पार्किंग का पे करना ही पड़ता। और नाना करते हुए वेस्टर्न यूरोप में पार्किंग आपको पर आवर के हिसाब से मिलेगी 500-600 की। तो अगर मैं 3-4 घंटे के लिए भी पे करता, 3-4 घंटे घूमने का प्लान है मेरा, तो भी मेरे को 2-2,500 देने पड़ते। तो मेरा ऐसा लॉस नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो, ठीक है। 500-1,000 रुपये का लॉस हुआ है सिर्फ कि मैंने होटल बुक कर दिया, बट उसका भी मैं वसूल कर लूँगा थोड़ा रेस्ट वगैरह करके, क्योंकि उसके बाद फिर ड्राइव करनी है और रात के टाइम पे ज़्यादा कुछ दिखाने का होता नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है, रात में अपना पेरिस पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ चेक इन कर लेंगे। बट वहाँ मेरे को होटल देखना है, क्योंकि पेरिस एक ऐसी सिटी है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है होटल मिलना ईजिली, और खासकर पार्किंग के साथ बहुत एक्सपेंसिव है, नो डाउट। बाकी मैं नोटिस कर रहा हूँ गाड़ी वाड़ियाँ जा रही है ना भाई, पीछे से आ रही हैं, बढ़िया वीडियो बनाते हुए, जैसे इस वाले मिरर के पास पहुँचते हैं वैसे अपना फ़ोन नीचे कर देते हैं। तो लोग इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बिना परमिशन के कोई शूट नहीं करता, चाहे आपको या फिर आपकी गाड़ी को। तो सेम यही चीज़ हमें भी फॉलो करनी चाहिए अगर हम आउट ऑफ इंडिया आते हैं, क्योंकि इंडिया में तो भाई सीधा कैमरा करता हूँ मुँह पर, कोई कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं हो पाता, बल्कि यूजुअली कोई बोलता नहीं है, बट यहाँ पर साफ बोल देते हैं कोई लोग। तो इससे अच्छा है पहले ही प्रिकॉशन रखो और सीधा बोल दो भाई कि हाँ ठीक है, कैन आई टेक यू ऑन अ वीडियो और नॉट, जो भी है, ठीक है। मैं तो पूछ के ही, बिना कंसेंट के मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करता हूँ। तो आप भी ऐसे कभी आते हो तो भाई पूछ के ही, चाहे इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे उनका घर शूट, बेसिकली आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी शूट कर रहे हो या फिर उनकी कोई भी प्राइवेट चीज़ शूट कर रहे हो, चाहे उनकी गाड़ी शूट कर रहे हो, एनीथिंग यू हैव टू आस्क देम फर्स्ट। अभी मैंने मैप देखा यार, 50 किलोमीटर के 57 मिनट दिखा रहा है, देख रहे हो। और ऐसा इस वजह से भाई, क्योंकि सामने अगर देखोगे आप तो ट्रैफिक एकदम स्लो हो चुका है। इवन जो यहाँ की रेंज है ना, मतलब जो स्पीड लिमिट है वो 70 है। तो धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं आराम से, ये ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस में। मुझे लग रहा है कि हम ऑलरेडी बेल्जियम में एंटर कर चुके हैं और ब्रसेल्स के करीब जाते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रसेल्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, और कैपिटल भी ऑब्वियसली। तो वही मान लो कि दिल्ली आप एंटर कर रहे हो गुड़गांव के थ्रू या नोएडा के थ्रू, थोड़ा ट्रैफिक है, तो 70 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। वैसे यूजुअली देखने को मिलता नहीं है ये, ठीक है। अगर आप चाहे किसी भी कंट्री के कैपिटल में ट्रैवल करते हो और हाईवे एक्सप्रेसवे के आसपास होते हो, तो भी फिर भी जब तक आप एंटर नहीं कर जाते एग्जैक्ट सिर्फ 10-15 मिनट पहले, तब तक आपको एक्सप्रेसवेज मिलते हैं। जैसे मैंने बर्लिन में एंट्री की थी, तो वहाँ तो एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में ही था भाई हमारा जो एयरबीएनबी था, जब भाई लोग थे साथ में। फर्स्ट टाइम यूरोप में भाई इतना जाम का सामना करना पड़ रहा है सीरियसली। अभी भी ब्रसेल्स सिटी सेंटर जो है, जहाँ मेरा होटल है, वो लगभग 4.5 किलोमीटर और पिछले लगभग 35 किलोमीटर के आसपास से मैं ऐसी ट्रैफिक जाम का सामना करते हुए एंटर कर रहा हूँ ब्रसेल्स। मतलब ऐसा जाम मैंने कभी नहीं देखा भाई। जाम नहीं है, बहुत स्लो ट्रैफिक है यार सीरियसली। बट एक चीज़ है बड़ी अमेज कर रही है मुझे कि 3:30 बज गया फिर भी इतना अच्छा उजाला है, क्योंकि यूजुअली, अरे भाई साहब देख के, हाँ यूजुअली ऐसी इन कंट्रीज़ में ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ में शायद थोड़ा डिले होता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि टाइम डिफरेंस सिर्फ 1 घंटे का ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में। तो ईस्टर्न यूरोप में थोड़ा जल्दी सनसेट हो जाता है, मतलब टाइम के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली, ठीक है। बट फिर भी भाई बहुत ट्रैफिक है, और इतनी रेड लाइट नाना करते हो मुझे। अब खुद सोचो आपके 30-35 किलोमीटर के 1 घंटा दिखा रहा है, और यूरोप में बहुत ऑड है, मतलब यूजुअली आपको देखने को मिलेगा नहीं। और लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैम देख लो भाई बेल्जियम की, ये रहा। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, क्या प्राइस है, टिकट वगैरह क्या है। अगर अभी मौका लगता है मुझे कहीं जाने का तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वरना तो हम मोस्टली पैदल ही घूमने वाले हैं, जस्ट लाइक लास्ट टाइम भी पैदल ही घूमा था। उसका फ़ोन होल्डर थोड़ा ठीक करें पहले। बाकी हाँ बस पहुंच ही गए, यहाँ से राइट लेना मुझे, बट सीधा ही है पूरा। वेलकम टू ब्रसेल्स सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ पे बड़ी इमारतें दिखने को मिल रही हैं, सामने देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और सिटी सेंटर मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल अभी, बट काफ़ी शांत सी लग रही है यार सिटी। लास्ट टाइम मेरे को, मैंने सही बताऊँ ना, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, बट बेल्जियम मुझे ना ठीक से याद नहीं है, क्योंकि वही होता है कि जहाँ पर आके आप 1-2 दिन रुकते हो तब थोड़ा वो माइंड में बैठती चीज़ें, क्योंकि बैक टू बैक लास्ट टाइम 1 महीने में पूरा यूरोप किया था, 1 ही महीने का वीज़ा उस टाइम पे, तो बहुत ही भागा दौड़ी में निकल गया था यूरोप। इस बार तो फिर भी मुझे बहुत टाइम हो गया यूरोप में, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। बट फिर भी 1 ही दिन रुके थे, तो मेरे को थोड़ा हल्के से ग्लिम्स याद है कि हाँ मैं वहाँ गया था, बट स्ट्रीट्स भी याद है मुझे, आज मैंने वॉफल वगैरह खाया था, बट ऐसा एकदम क्रिस्टल क्लियर याद नहीं है कि कहाँ से एंटर था, कैसे था। तो एक बार फिर से अभी उतर के जब निकलूंगा ना, तब शायद ध्यान आ जाए। बेल्जियम की नंबर प्लेट पे आप लोगों को आगे बी लिखा हुआ नजर आएगा, तो बी है भाई यहाँ पे। और इसके बाद नेदरलैंड्स जैसे NL था, फ्रांस, अब इसके बाद एंटर करेंगे वहाँ पर FRA आ जाएगा, तो सही है भाई। बी से और कोई कंट्री तो नहीं होती मेरे ख्याल में,
नहीं, बी से नहीं है, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रही है बी से कोई कंट्री, तो बी ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर आप स्वीडन का देखोगे तो उसका एस होता है, बट स्विट्जरलैंड का देखोगे तो मुझे एग्जैक्टली याद है एस जेड होता है शायद स्विट्जरलैंड का, ठीक है, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। बी से नहीं आता है। बल्गेरिया, हाँ बल्गेरिया भी तो है, बल्गेरिया का नहीं पता, BUL है शायद बल्गेरिया का, ठीक है, बेल्जियम का सिर्फ बी है। अब कुछ कुछ कंट्रीज में आप देखोगे ना तो ट्रैम ट्रैक पे ही गाड़ियां चलती हैं, बट यहाँ पर देखो हमारी लेन में ट्रैम ट्रैक ही है, नॉर्मल कोई रोड ही नहीं है। अब यहाँ से बोल दिया इन्होंने कि चलो राइट हो जाओ, तो ये सब चीजें ना मतलब इसको लोग फॉलो करते हैं प्रॉपर। अब जैसे बंदा आ गया, इसने गाड़ी की तरफ देखा भी नहीं एक भी बार कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, नथिंग, क्योंकि भाई इन कंट्रीज में रूल्स ही ऐसे हैं, आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी है पेडेस्ट्रियंस को या फिर जो बाइसिकल राइडर्स हैं उनको। कभी भी 4 व्हीलर्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, चाहे आपकी गलती हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमेशा पेडेस्ट्रियंस की तरफ देखो आप, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं देखेंगे, आपको हमेशा ही दिमाग में रखना है भाई कि सामने वो जा रहा है तो आपकी नजर होनी चाहिए। पेडेस्ट्रियंस ना बिना देखे रोड क्रॉस कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाई दिया। अब ये देखो यहाँ पर भी ट्रैम ट्रैक है और प्रॉपर सामने से ट्रैम जा रही है, ट्रैम है, बस है वो तो चलो ठीक है, बट अभी यहाँ पर कोई ट्रैम नहीं दिख रही है मुझे, बट फिर भी रोड यही है, एक ही 2 ट्रैक है, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में दिख रहा होगा आप लोगों को, और रोड है ही नहीं। उसके अलावा लेफ्ट और राइट साइड में पार्किंग है। ये पेड़ पर, हाँ पेड पार्किंग है, देखो पी करके बोर्ड लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है पेड पार्किंग है, स्ट्रीट पार्किंग, और यहाँ पर बक्से बने होंगे, वहाँ पर जाके आप पे कर सकते हो स्ट्रीट पार्किंग का, बट हमें कोई लोड नहीं लेनी क्योंकि हमारे पास है भाई अपनी खुद की पार्किंग होटल की। लेट्स गो यार, यह तो बड़ा अजीब सा रास्ता है, ऐसे होटल के नज़दीक का ही है तो होना भी चाहिए। पहुँच ही गए हम लोग, बस यहीं है सामने इसी रोड पे ही, राइट साइड पे है होटल अपना। ये है भाई अपना होटल, सामने जो दिख रहा है ना रेड कलर की पूरी बिल्डिंग है, ये वाली, ये है होटल। जो वाइल बुकिंग मैंने देख लिया था, ऐसा सही था, उसमें फोटो लगी हुई थी, ये दिखा ना राइट साइड में लेस और पता नहीं क्या लिखा हुआ है। रिसेप्शन तो दिख गया मुझे, बट इनकी पार्किंग कहाँ है वो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ था पार्किंग स्पेस है। एक बार यहाँ खड़ी कर दूँ क्या? यहाँ खड़ी करके फटाफट पूछ आता हूँ, लेफ्ट में दबा के, राइट में सॉरी, और उसके पूछ के आना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये पार्किंग तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इसके ऊपर लगा दिया मैंने, तो 2-4 मिनट में कुछ हो नहीं सकता, चलते हैं पूछ के आते हैं। अच्छा ये वाली पार्किंग है शायद होटल की, क्योंकि होटल के बगल में इनकी प्राइवेट पार्किंग है, ऐसा लिखा हुआ था उसके अंदर, प्राइवेट पार्किंग और फ्री पार्किंग। तो मेरे पास जाते ही ये पार्किंग खुल गई, बट मैंने नहीं खोली है पार्किंग, ये जो गाड़ी निकल रही है ना इन्होंने खोली है, बट मुझे लग रहा है कि ये प्राइवेट पार्किंग ही है, फ्री पार्किंग, क्योंकि स्ट्रीट पार्किंग तो उसमें मेंशन नहीं था, उसमें लिखा हुआ था प्राइवेट पार्किंग और फ्री पार्किंग। तो यहीं पर ही लगा देता हूँ, फिर जाके एक बार फिर मैं कंफर्म कर लूँगा उनसे, कि मुझे लगा उन्होंने ऐसे कैसे खोल दी, उनको पता नहीं है मैं कौन हूँ क्या है, बट वो जो अंदर लेडी थी ना वो जा रही थी, उसने खोली थी। यहाँ फ्रंट से एंट्री थी भाई, मैं यहाँ से नहीं आया क्योंकि बैकयार्ड से आया था, तो वाला गेट बंद कर रखा था, तो इन्होंने अंदर से देखा तब खोला, वहाँ पे कार्ड टैप करके आपकी एंट्री होगी। बट यहाँ से भी काफ़ी लोग बाहर जा रहे थे, तो इनसे पूछा मैंने प्राइवेट पार्किंग है, तो कह रहे हाँ ये प्राइवेट पार्किंग है। या तो एक बेड बुक किया है भाई, अब यहीं पर ही रुकेंगे आज। अभी तो प्लान ही था रुकने का, बट फिर मैंने प्लान किया कि मैं निकल जाऊंगा, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाऊँ, मतलब मैं डबल माइंडेड हूँ। मैं एक काम करता हूँ, घूमता हूँ थोड़ा बहुत, अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान होगी तो रुक जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी बुकड है, पेड है, ठीक है, तो दोनों काम हो जाएंगे, गाड़ी की पार्किंग के पैसे भी देने पड़ेंगे और वैसे भी मेरा दोनों काम हो जाएंगे। और अगर मन हुआ थोड़ा जल्दी फ्री हो गया, फिर लगता है कि हाँ 3 घंटे की ड्राइव है, खाली 2.5-3 घंटे की इनफैक्ट, तो जाके मैं स्टे कर लूँगा पेरिस में ही। You keep going straight, keep going straight, keep going straight. you'll find Okay, it. and what about the Christmas market? But the Christmas market start from here and then. Okay, so all of those things are in the This is center, the right? Christmas market. Okay, fine. This way, here you can take the. Ah, picture. okay. And don't forget, at the Christmas market, it's at the night when you're Mhm. around. There is light show. Light show. Light show every 6 minutes at the Grand Place, so you can maybe if you're just getting. At which place? Grand Place. Oh, Grand Place. Okay, Grand Place. Okay. Grand Place, we are here. Grand Place is Okay. here and Fine. तो जो मैं Grand Place बोल रहा हूँ इनको ground, what do you call that? Ground Place. Grand Place, no, Grand- not Grand Place, because in French when something is like Oh. feminine, grand with the Grand Place. E, Okay. but we call it Grand Place. Okay, Grand Place. Okay. Okay, And fine. In Dutch, Grand Market. Gold Market. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you. तो चलो भाई, वैसे तो मैंने सब कुछ समझ लिया, इन्होंने सब कुछ बता दिया कि रात को नाइट शो वगैरह चलेगा, सॉरी लाइट शो चलेगा, नाइट शो कह रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में पर देखते हैं यार, कुछ भी पता नहीं मेरे को, मैं रुकूंगा नहीं रुकूंगा, बट पहले मैं अभी रूम में जा रहा हूँ, अपना बैग ले लेता हूँ, पिट्ठू बैग, ठीक है, और रूम में जाके एटलीस्ट बेड ले लेते हैं, और उसके बाद अगर मेरा मन के रुक जाऊँगा बैग, क्योंकि मैं लेके भी तो जाऊँगा नहीं घूमने इतना भारी बैग,
और यहाँ से अब मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर टैप करना है अपना कार्ड और उसके बाद चलते हैं बाहर घूमने। भूख भी लग रही है यार। 106 रूम नंबर में है भाई अपना बेड। ये कह रहे हैं जो भी बेड नहीं रेडी है वो आप ले सकते हो। देखते हैं भाई कैसे और कौन है रूम में, पहले तो ये देखते हैं क्योंकि हॉस्टल्स में ना मेरे को बड़ा ही रहता है अगर बाई चांस मैं यहाँ रुकता हूँ तो अगर कोई है रूम में और बहुत तेज खराटे ले रहा है भाई तो रात ख़राब हो जाती है। ये से आपको अलग है। Hi. Which city? Suits fence. Swiss fence? Suits. You see? Oh, Zora Mamdani. okay. Yeah. Yes. Yeah, it's Indian. So you are from which country? Suits Montpellier. Where it is? I'm not Marseille. getting. Huh? Marseille. Maksai? Marseille. What's that? Suits fence. France? Yes. You're from France? Yes. In France. Oh, it's a city in France? City in France. Okay. Got it. I'm from India. But you living in No, I'm an Indian. I live in India only, and now I'm traveling only. Yeah, I'm just traveling. This is the washroom. Okay. तो ये सही है भाई, प्राइवेट वॉशरूम दे रखा है। पर नीट एंड क्लीन सा मिरर है। इधर ये क्या है भाई? शावर एरिया दिख के नहीं रहा कुछ। अच्छा, इधर शावर एरिया है और इधर है अपना कमोड। छोटा सा है और वैसे अभी मैंने देखा हमारा 4 बेड मिक्स बेडरूम है, ठीक है। उसमें 2 लोग हैं नीचे, इधर भी उधर भी। तो ऊपर वाले बेड खा लेते जहाँ तक मैं रुकूंगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं बेड की वजह से नहीं, बट मेरा अच्छी सी वाइब नहीं आई, पता नहीं क्यों। चलो जी, चलो भाई निकलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करना है। और उन्होंने खुद ही बता दिया मुझे कि क्रिसमस मार्केट वगैरह भी लगी हुई है, अगर जाना चाहते हो घूमने तो जा सकते हो। ऊपर जाके वॉशरूम वगैरह यूज़ किया। और बैग मैंने इसलिए नहीं रखा यार, मेरे को ध्यान ही नहीं आया, मैं यहाँ से तो लेके चला गया था, ठीक है। और मैं भूल गया था कि हॉस्टल में बेड है हमारा एक, ठीक है। मुझे सेफ़ नहीं लगा कि इसमें लैपटॉप वगैरह, एटलीस्ट गाड़ी में यहाँ पर कैमरे हैं, अंदर डॉर्मेटरी के अंदर तो कैमरे होते नहीं हैं, तो कोई कुछ करता भी तो वहाँ पता नहीं चल सकता। एटलीस्ट यहाँ गाड़ी है तो कैमरे की निगरानी में है, तो इसलिए मैंने कहा चल लैपटॉप वगैरह निकाल के गाड़ी में रख देता हूँ और बैग ले जाऊँगा, क्योंकि बैग ज़रूरी है। छोटा मोटा कुछ मन पसंद आया कुछ भी तो बैग में डाला जा सकता है। सोचो भाई, बेल्जियम सिटी सेंटर के पास इतना बड़ा हॉस्टल है, ये बहुत ही बड़ा है भाई। पता नहीं वाइड एंगल में आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट बहुत ह्यूज बिल्डिंग है ये। और इनकी इतनी बड़ी पार्किंग है, बताओ, प्राइवेट पार्किंग। अच्छा खासा स्पेस ले रखा है इन्होंने। अब इधर से मैं एग्जिट नहीं कर सकता, उन्होंने बोला था आपको अंदर से आके वापस एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको गेट को खोलने के लिए अंदर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर गाड़ी जब लेके जाओगे तब खोलेंगे वो। मैंने कहा चलो एटलीस्ट सेफ पार्किंग है भाई, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, खाते हैं भाई कुछ, ठीक है। और पहले थोड़ा घूमूंगा सेंटर वगैरह, अगर दिख गया इंडियन रेस्टोरेंट ठीक है, नहीं दिखता फिर लोकेशन लगा के खा के उसके बाद निकलेंगे। अंदर भाई पूल वूल सब है, पता है। अरे कार्ड, ये रहा भाई अपना कार्ड, खुल गया, देख रहे हो। अंदर पूल टेबल और यहाँ पर एक ही वाली टेबल लगी हुई है गेम की, ये देख रहे हो। बढ़िया है हॉस्टल्स में ना, ऐसे ही रहता है। अगर आपको इंगेज करना हो लोगों के साथ तो आप कर सकते हो। अभी इनफैक्ट पता है, जब मैं ऊपर गया था ना रूम में, वॉशरूम से बाहर आया मैं, वॉशरूम से बाहर आया तो मेरे से वो 11 बंदा बड़ा एक्साइटेड था मुझे देख के, कह रहा यू इंडियन? मैंने कहा यस। मैं थोड़ी देर बाद खोला था ऐसे कैमरा, तो अभी बात कर रहा था, कह रहा कि डू यू ड्रिंक? मैंने कहा नो। कह रहा कि इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग वी कैन चिल टुनाइट। मैंने कहा नहीं भाई, आई विल बी लिविंग आफ्टर 2-3 आवर्स। कह रहा चलो सही है। पास नहीं है भाई, यहाँ से लगभग 1.7 किलोमीटर की वॉक है, 23 मिनट्स की वॉक है यहाँ से। चलो कोई नहीं, इसी के साथ साथ हम ब्रुसेल्स की गलियाँ भी नाप लेंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेंगे। देखना, अरे टाइल टूटी हुई है, पास से देखा मैंने, बट दूर से देखोगे तो ये आर्ट बना हुआ है। ये देखो, दूर से देखा जाए तो कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ की लैंग्वेज में लिखा गया होगा। बाकी लैंग्वेज की बात करूँ भाई, मैंने अभी आपके सामने उनसे पूछा था, तो बेल्जियम की ना अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है। यहाँ की 3 नेशनल लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन और अपना डच, जो कि नीदरलैंड्स में बोली जाती है। और क्योंकि ये बॉर्डर ना इन तीनों कंट्री का शेयर करता है, नीदरलैंड से बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम, और फ्रांस से भी करता है और जर्मनी से भी करता है। बाकी लग्जमबर्ग से भी बॉर्डर शेयर करता है, बट लग्जमबर्ग की खुद की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फिर यहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। पार्ट्स पे डिपेंड करता है, नॉर्दर्न पार्ट में डच बोली जाती है क्योंकि नीदरलैंड्स का बॉर्डर शेयर है,
और उसके बाद सदर्न पार्ट में फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि फ्रांस से वहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, और अपना इधर साइड जर्मनी से ईस्ट साइड पे बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए जर्मन बोली जाती है। ये रहा देखो, पार्किंग का बता रहा था ना मैं। अच्छा, इसके ऊपर देखो वो लगा सोलर पैनल छोटा सा, ताकि चार्ज भी होता रहे। यहाँ से पार्किंग टिकट ले सकते हो अगर आपको स्ट्रीट पार्किंग करनी है तो। कुछ मुझे राइड जाना है शायद, 1 मिनट मैप लगा के देखूँ भाई पहले। और ये पूरा ना मुझे लग रहा है कि, अच्छा ये क्या खुल गया भाई? अच्छा ये वो दिखा रहा है, नहीं भाई मेरे को नॉर्मल मैप ही दिखा दो, मैं उससे पहुँच जाऊँगा। हाँ यहाँ से राइट जाना है। हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि ये सारी ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही हैं, यहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स नहीं नज़र आई मेरे को। सेंटर में जाके शायद से ऐसा हो सकता है कि नज़र आए। और गाड़ियाँ सुजुकी स्विफ्ट प्रॉपर वही हमारे इंडिया में जो पुराने वाली आती है, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील इसका लेफ्ट में और हमारे यहाँ राइट में होता है। रेनो देखो, ये रेनो है तो अपनी आगे पूरे से लग रही टाइगर। ये कौन सी है? डसट पता नहीं भाई, इंडिया में आती नहीं आती, बताना कमेंट सेक्शन में अगर आती हो तो। इसके अलावा यही है यार, मतलब मिल जाएंगे। ये तो चाइनीज़ कंपनी है, मेरे को याद है, मैंने थाईलैंड में बहुत देखी हैं ऐसी गाड़ियाँ। ये पीजियोन जो भी है, ये भी अपनी चाइनीज़ कंपनी है। एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है भाई, बहुत तगड़ी रेटिंग है, रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट करके। और ये ग्रैंड पैलेस में को जाना था, उसके जस्ट बगल में ही है, तो मैंने कहा चलो सही है, यहीं खाएंगे फिर, क्यों फालतू। अरे यार ये बार बार ये क्यों खुल जा रहा है? मैंने कहा यहीं खाएंगे फिर, और क्या। देखा फिर से स्टार्ट, चलो जी इससे आना है। आगे छोटा सा यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट लेफ्ट में, बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं भाई यहाँ पे। सिटी सेंटर के पास में ही ना भाई ये छोटे छोटे इन्होंने ना स्टॉल्स तो नहीं बोलूँगा, शॉप्स लगा रखे, बाहर सामान पटक रखा है भाई। कितना सस्ता है यार, देख रहे हो इतनी बड़ी मैट ये 20 यूरो की है, बताओ 20 यूरो, 2000 रुपये की ये मैट है पूरी। छोटी छोटी मैट से 6-6 यूरो, 600 रुपये की। इंडिया में इससे महंगी है यार। ये सेकेंड हैंड है कि क्या है? यहाँ पर देख रहे हो मार्केट लगा रखी है पूरी। ये देखो ब्लैक फ्राइडे की, अच्छा ब्लैक फ्राइडे सेल चला रखी है क्या, लिख रखा है भाई। बताओ 300-300 रुपये के तकिया हैं, इंडिया वाला रेट है एकदम। छोटे छोटे यहाँ पे शॉप्स हैं लेफ्ट और राइट साइड पर। मुझे लग रहा है ये थोड़ा अरेबिक स्ट्रीट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मुझे शॉप्स पे ना अरेबिक लोग ही दिख रहे हैं, और नाम भी ऐसे और म्यूज़िक भी ऐसे चला रखा है। इनफैक्ट लोग भी मेरे को अरेबिक ही दिख रहे हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं या घूम रहे हैं। यहाँ बेल्जियम के मेरे को ज़्यादा लोग नज़र आ नहीं रहे। अब ऐसा नहीं है बेल्जियम के लोग अलग से नज़र आते हैं, बट स्टिल पता चल जाता है कि हाँ भाई अरेबिक नहीं है और कोई वेस्टर्न पर्सन है। सीधा सीधे जाना है फिलहाल तो। मैं बताओ ये लंबे लंबे स्वेटर जो हैं, ये लॉन्ग लेंथ वाले जो होते हैं, 1500 रुपये के मिल रहे हैं। बाकी यार एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, बेल्जियम है ना जो, ये यूरोप की कैपिटल है। तो आप लोग बोलोगे यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो यूरोप की कैपिटल कैसे हो सकती है? तो भाई ऐसा ही है, यूरोप की कैपिटल बेल्जियम है। और उसका रीज़न ये है, मतलब बहुत सारे रीज़न है, बट उनमें से 1-2 रीज़न ये है कि यहाँ पर ना EU जो अपना यूरोप यूनियन है, उसके हेडक्वार्टर्स बेल्जियम में ही है। साथ ही साथ नाटो, तो उसका भी हेडक्वार्टर बेल्जियम में ही है। और यहाँ की एक और कोई कैपिटल बोली जाती है या बैंकिंग कैपिटल शायद से, वो जर्मनी है, ठीक है। बट बेल्जियम पूरे यूरोप की कैपिटल है। यहाँ की रोड्स भाई कहीं से निकलती हैं कहीं पहुँचा देती हैं। अभी आज तक मैं नोटिस कर तो रहा था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। बहुत ही डेंस है यार यहाँ के हाईवेज़ वगैरह। बट अभी फ़िलहाल इस स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं भाई। बहुत सुंदर है, देख रहे हो बड़े बड़े लाइट्स लगी हैं। वही मैंने बताया था ना, क्रिसमस वाइब है हर जगह इस टाइम पे। और अभी हाँ, रोड्स के बारे में बता रहा था भाई, वन ऑफ द मोस्ट डेंस नेटवर्क है यहाँ पे हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज का बेल्जियम में। इवन इसको ना स्पेस से भी देखा जा सकता है रात के टाइम पे, ऐसा मैंने गूगल पर पढ़ा। मैंने कहा बताओ भाई, स्पेस से नेटवर्क दिख रहा है पूरा रोड्स का। मतलब फ्लाइट से तो अगर आप थोड़ा नीचे आते हो दिख भी जाता है, बट यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है ना, तो इससे से दिख जाता होगा भाई। बाकी बेल्जियम में तो आप लोगों को पता ही है भाई, बेल्जियन वॉफल सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके साथ साथ बेल्जियन चॉकलेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेमस है। और इसका भी एक फैक्ट है कि जो बेल्जियम एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चॉकलेट की वैरायटी सेल की जाती हैं। मतलब अगर कभी आप लोग फ्लाइट से आते जाते हो बेल्जियम से, तो वहाँ से चॉकलेट ज़रूर देखना, कितनी वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स मिलती हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ भाई एक फैक्ट और, जो कि ये है भाई कि यहाँ की बियर, जो बियर पीते हैं ना, उन लोगों के लिए जन्नत है भाई बेल्जियम। क्योंकि बेल्जियम बियर बहुत ज़्यादा फेमस है। और कुछ कुछ बियर्स ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ के मॉन्क्स बनाते हैं। सोचो, हर जगह आप लोगों को यहाँ पर कैंस वगैरह दिख जाएगी। और लास्ट टाइम मैंने एक फैक्ट पढ़ा था, मुझे हल्का हल्का याद है कि ऐसा कुछ था भाई, भटूरे जैसा कुछ रखा हुआ था, बट टर्किश है रेस्टोरेंट।
हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा कंज्यूम जो की जाती है ना बियर, वो बेल्जियम ही है। अरे यहाँ पे बढ़िया कलेक्शन दिख रहा है, ये देखो, टी शर्ट पुल, टी शर्ट कैमीज पुल ओवर, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। देखूँगा कितने के हैं, लड़कियों के हैं क्या? और लड़कियों के ही लग रहे हैं मुझे। और भाई आप लोगों को याद होगा कल एम्स्टर्डम में ना मैं मैनिकन पीस उस पर गया था, फ्रेंच फ्राइज पे, जो कि वोटेड नंबर 1 थी, बहुत फेमस थी, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो मैनिकन पीस एक्चुअल में टर्म का मतलब क्या है? मैनिकन पीस ना एक स्टैचू है बेल्जियम में, जिसको नेशनल स्टैचू बोला जाता है, नेशनल सिंबल बोला जाता है बेल्जियम का, ठीक है। तो वो यहीं पर ही है, अभी वहाँ पर भी चलूँगा मैं स्टैचू पर। मैं सर्च कर रहा था ऐसे कहाँ का जा सकते हैं, मैंने मैनिकन पीस है तो सुना सुना लग रहा है। फिर मुझे याद आया कि एक्चुअल में जो फ्राइज़ है ना वो बेल्जियम की फ़ेमस है, ना कि नेदरलैंड्स की। तो अमेरिकन पीस यहाँ का एक नाम उठा के वहाँ पर खोला गया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेयोनीज के साथ सर्व की जाती है। तो अगर मेरे को छोटा कोई साइज़ मिला, कल जितना तो नहीं खा पाऊँगा भाई ऑब्वियसली, बट छोटा साइज़ मिला उसका तो फिर मैं ट्राई करना चाहूँगा भाई। बेल्जियम में बेल्जियन फ्राइज़, और सामने आर्किटेक्चर देखो ज़रा, अति सुंदर भाई। अच्छा, अब याद आ गया भाई मेरे को, एकदम सब क्रिस्टल क्लियर याद आ गया। ये वही स्ट्रीट है जहाँ पर लास्ट टाइम मैं बहुत देर तक बैठा हुआ था, और इस स्ट्रीट के एंड में जाके मैंने वीडियो शूट की थी। स्ट्रीट देख के मुझे एकदम से याद आ गया, और यहीं पर ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑरेंज देख के मुझे याद आया, और इसके अगले ही वाले कट पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फ्राइज़ खाई थी अनमोल और मैंने, याद है मुझे अच्छे से, नाइस। बट अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं इस तरफ इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर अपना ग्रैंड प्लेस भी है। और ये भी याद आ गया मुझे, बेल्जियम लास्ट टाइम हमने बोल्ट पे एक्सप्लोर किया था, जो छोटे छोटे स्कूटर होते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव है भाई ये, सीरियसली। मतलब इस पे घूमने का मतलब ये है कि अगर आप 10 मिनट भी राइड करते हो तो 600-700 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता मैं इसको। मैंने पहले सोचा था कि मैं लेके आऊँगा इस बार अपनी गाड़ी में रख के, पार्किंग का बड़ा इशू है इसका, कि अगर आप कहीं जाते हो वहाँ पार्क कहाँ करोगे, तो एक लायबिलिटी हो जाएगी घूमते टाइम पे, तो इस वजह से फिर मैंने कैरी नहीं किया था। बाकी ये है भाई कैरीफोर मार्केट। कैरीफोर मार्केट यूरोप में और यूके में आपको बहुत दिखेंगी। नॉर्मल जैसे आपकी मार्केट की चेन होती है ना, वैसी ये भी एक चेन है। कैरीफोर बहुत फेमस है, बल्कि मैं इस वजह से आपको अलग से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने देखी मार्केट्स, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस कैरीफोर है। ये रहा भाई सामने अपना रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट। मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर भी आ चुका हूँ और खा चुका हूँ रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट पे। पहले मैं कंफ्यूज था भाई, बट अब मैं एकदम श्योर हूँ। मैं लास्ट टाइम इसी रेस्टोरेंट में आया था और मैं ऊपर बैठा था, मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं सोच रहा था यार इस पर आया था मैं, बट ऊपर नीचे 1-2 फ्लोर कोई तो था, फिर मैंने देखा ऊपर जगह बनी हुई है और ऐसी सीढ़ियाँ थी, तो एकदम 100% श्योर हूँ मैं आया था लास्ट टाइम। थैंक यू। स्पाइसी सॉस है भाई ये आ गई अपनी कढ़ाई पनीर। 1 मिनट, कैमरे को ज़रा फोकस करने देते हैं, फिर हम फोकस करते हैं। कढ़ाई पनीर आ गई है, इसके साथ मंगाई हमने रोटी, और साथ ही साथ उन्होंने खुद से ही कॉम्प्लीमेंट्री अनियन भी दे दी। ये सही लगता है मुझे, क्योंकि अनियन कहीं और मांगो ना तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है। यहीं सामने कोरियन BBQ रेस्टोरेंट भी है भाई, अगर आना चाहो तो आ सकते हो। बाकी रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट सजेस्ट करूँगा, आ सकते हो, टेस्टी खाना था। बाकी प्राइस की बात करूँ तो 20 यूरो मेरा बिल आया, जिसमें 2 रोटी जो मोर देन इनफ थी, बहुत बड़ा साइज़ था रोटी का, और सब्ज़ी भी अच्छी थी। जाते थे उन्होंने मुझे फिर चॉकलेट भी दी, गिफ्ट फॉर यू। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। चलो भाई निकलते हैं अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है यहाँ का रॉयल प्लेस। पैलेस नहीं है, प्लेस लिखा हुआ था। चलते हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्रिसमस मार्केट नहीं है, बट ऐसे ना सारी स्ट्रीट्स को सजा के स्टॉल्स लगा रखे हैं, इन्हीं को इन्होंने क्रिसमस मार्केट बोल दिया। अब यहीं से शुरू हो गया। पहले मुझे लगा था कि उस रेस्टोरेंट के पास ही है अपना रॉयल पैलेस, ठीक है, बट एक्चुअल में भाई यहाँ से लगभग 1.2 किलोमीटर्स दूर है। तो 1.2 किलोमीटर्स की वॉक है, उसके बाद पहुँचेंगे और फिर वापस भी आना है वियतनाम। वहाँ से देखता हूँ कितना दिखाएगा वापस से होटल। जहाँ देखोगे वहाँ वॉफल भाई, जहाँ देखो वहाँ वॉफल। ये देखो यहाँ पे वॉफल ही वॉफल, और इसके जस्ट बगल में अभी देखा मैंने, ये देखो ये वाला पूरा का पूरा भाई रेस्टोरेंट है वॉफल का। तो छोटा मोटा नहीं, पीछे बहुत बड़ा है। इतने लोग बैठे हैं वेटिंग में, लाइन लगा खड़े हैं, बताओ वॉफल खाने को। इतने शौकीन है भाई मीठे के, मैं तो खा भी नहीं पाऊँगा। अगर एक वॉफल ले लिया ना मैंने, मुझे पता है खा ही नहीं पाऊँगा पूरा वॉफल। यहाँ पे भी है तो ये शॉप किसी और चीज़ की, बट वॉफल मांगो तो वॉफल मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा भाई वॉफल। फ्राइज़ की शॉप है वैसे, ये फ्राइज़ और वॉफल यही दो है,
मेन बेल्जियम में। ये देखा मैंने कहा बीच में क्या बना हुआ है इतना बड़ा, सॉरी इतना बड़ा स्पेस है, ये देखो अगल बगल। फिर देखा सामने नज़र गई मेरी इस पे ब्रुसेल्स सेंट्रल, और ब्रुसेल सेंट्रल को ब्रुक्सेल्स कहते हैं। अब ये फ्रेंच है, जर्मन है या फिर डच है वो नहीं पता मुझे, क्योंकि तीनों लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर। शायद से फ्रेंच होगी, क्योंकि सेंट्रल ब्रुसेल में जो है ना वो फ्रेंच बोली जाती है। इस मॉल के अंदर से दिखा रहा है यार लोकेशन, ये देखो। एक यहाँ पर भी है प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट, बड़े इंडियन रेस्टोरेंट है यार। यहाँ पर मुझे लग रहा है छोटा सा कोई स्टोर वगैरह होगा। इधर से एग्जिट ही है, हाँ एंट्री है भाई। मुझे लगा एंट्री ना हो गई यहाँ से, इसके बीच से निकल के सीधा सीधा पहुँच जाएंगे। ये रहा भाई इंडियन रेस्टोरेंट, छोटा मोटा नहीं है यार, अच्छा खासा बड़ा रेस्टोरेंट है, देख रहे हो। ये देखो, और भीड़ भी बहुत हो रखी है। यहाँ पे भी खा सकता था वैसे मैं, बट ठीक है वहाँ पे भी अच्छा था, पेट तो भरी गया अपना। तो भाई साहब अभी यहाँ से बाहर आया मॉल से, यहाँ पर तो रोड है। ये देखो मैं आया था इतना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, और उधर से बाहर निकला तो वहाँ पे भी रोड है। मतलब कि नीचे रोड थी और ये एलिवेटेड है, और इस मॉल के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया। मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ो और सेकंड फ्लोर पे निकलोगे तो ऊपर आ जाओगे। नाइस है, चाइना की याद दिला दी उन्होंने। तो लंबी वॉक करनी पड़ गई भाई इस रॉयल पैलेस को देखने के लिए। पहुँच गए हैं रॉयल पैलेस, और यहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी है, और यहाँ से ठीक से व्यू भी नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ रोड क्रॉस करके उस तरफ चला जाऊँ। फिर मैंने देखा कि कहीं पर है कि नहीं है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो नज़र तो नहीं आई थी, बट अभी नहीं आई, मुझे हल्की सी रोशनी पड़ी तो ये रही भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इससे क्रॉस करते हैं और फ्रंट में चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि रात हो रही है ना, 0.5 पे वैसे भी नहीं आती क्लैरिटी, तो 1 पे शूट करूँगा तब आ जाएगी। सामने जाने के पहले रोड क्रॉस की जाए, क्योंकि यहाँ तो रेड लाइट भी नहीं दे रखी, बट दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो कर सकते हैं भाई। फिर देख लो सब खाली पड़ा है। तो ये है भाई रॉयल पैलेस ऑफ ब्रुसेल्स, और इसकी अहमियत ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ के किंग थे उनका ये वर्क प्लेस था, मतलब उनका घर नहीं था। वैसे पैलेसेस जो होते हैं वो यूजुअली घर होते हैं किंग्स के, बट घर नहीं था। घर जो था वो लाइकन पैलेस था, तो लाइकन पैलेस भी ब्रुसेल्स में ही है, तो वहाँ रहते थे, और ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था। तो यहाँ पर बेसिकली सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते थे, सारा काम किया जाता था। रही बात भाई कंस्ट्रक्शन की, तो वो शुरू हुई थी 1820 में, जब किंग विलियम 1 का राज था, और उसके बाद ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बन के कंप्लीट हुआ था 1900s में, जब किंग लियोपोल्ड। तो आप सोच सकते हो कितने साल लग गए इसको बनने में, और है भी भाई ये बहुत ज़्यादा ह्यूज। और इसका जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है ना, वो न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर है, जो बेसिकली आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से पिलर्स हैं या फिर विंडोज़ का स्टाइल जो है, इसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर। अभी कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटोग्राफी वगैरह तो कर रहे हैं भाई, बट कोई भी इस पैलेस के अंदर नहीं जा सकता है, और ये सिर्फ खुलता है समर्स में नॉर्मल पब्लिक के लिए, सो दैट वो बेल्जियम की हिस्ट्री या फिर बेल्जियम ट्रेडिशन को अंदर जाके देख सके। सारा का सारा अंदर वही दर्शाया गया। तो विंटर्स हैं अभी, तो विंटर्स में ऑब्वियसली एंट्री डिनाइड है, कोई भी नहीं जा सकता, ना कि यहाँ के, ना ही तो यहाँ के नेशनल्स, ना ही फॉरेन टूरिस्ट। बताओ भाई इतनी ठंड हो रही है, इसको यहाँ पे ठंड नहीं लग रही। छोटे छोटे कपड़ों में बढ़िया अपना जॉगिंग कर रहा है बंदा। अब इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ भाई। ये लोग अपने आप को इतना फिट रखते हैं ना कि इनको ठंडी नहीं लगती। इनफैक्ट अब हो तो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर 5-6 डिग्री सेल्सियस, बट फील्स लाइक थोड़ा कमी होगा 1-2 डिग्री, क्योंकि हवा नहीं है बहुत तेज़। बट स्टिल भाई मैं इतना चल लिया ना, मेरे को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंदर बॉडी एकदम गर्म हो रखी है। बस नाक थोड़ी सी जाम हो रही है, क्योंकि बहुत हल्का हल्का सा बाहर ठंडा है। As long as lights, so let your voice be tamed. Maybe we're only two friends. There's no need to be ashamed. We've got the Lord to find the shadows. So stop hiding and चलो भाई आ गए हम लोग एकदम फ्रेश वॉफल ट्राई करने। ओके सो आई विल हैव वन विद डार्क चॉकलेट एंड सम स्ट्रॉबेरीज। या तो यहाँ पर मतलब ये 3 यूरोस बोला इन्होंने, बना के रखे हुए हैं, बट फ्रेश आपको बहुत ही देर मिलेगा, यहाँ पर कहीं भी मिलेगा। तो ठीक है, और इसी को लोग गर्म करते हैं, और उसके बाद आप लोग अपनी टॉपिंग चूज़ कर सकते हो। 3 यूरोस का इनका ये है, मतलब 300 रुपये का। ठीक है, और इसके बाद टॉपिंग जो है सारी की सारी 2-2 यूरो की हैं, चाहे वो चॉकलेट सिरप ले लो, नट सिरप ले लो, फ्रूट्स ले लो, या फिर जो ये पाउडर शुगर और ये सब कुछ ले लो। ठीक है, तो है तो एक्सपेंसिव नो डाउट, 700 रुपये का वॉफल, बट ठीक है यार खा लेते हैं। जो बेल्जियम आए हैं, अब बेल्जियम की फेमस वॉफल नहीं खाई भाई, तो क्या ही खाया। मैं इतना खा नहीं पाऊँगा मुझे पता है, तो मैं आधी खा के आधी पैक करा लूँगा, रास्ते में खा लूँगा, क्योंकि लंच तो हो गया अपना, एकदम फुल हो जाऊँगा इससे मैं। तो भाई यहाँ पर कैश भी खुद से नहीं लेंगे, इन्होंने बोला मशीन में आई हैव 20 सो आई विल गेट द 10 चेंज राइट। ओके, तो बोला मशीन में डाल दो। फर्स्ट टाइम देखा भाई मैंने, कैश भी बताओ, इससे अभी रिटर्न कर देंगे यहीं से ही शायद। अरे आए नहीं अभी तक, तो मैडम आ गई मेरे पैसों के बीच। एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू। चलो भाई ले लें फटाफट अपना, बट आइसक्रीम लगा के इन्होंने बड़ी महंगी दी है, 3 यूरो की दे दी भाई। थैंक यू। चलो जी, मैंने आइसक्रीम इसलिए डलवा ली क्योंकि बिना आइसक्रीम के भाई वॉफल है ही नहीं, बहुत हैवी दिख रही है भाई। तो सीरियसली टेस्ट तो भाई ओके ओके लगा मेरे को,
बहुत एक्सट्रीम नहीं है, पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट नहीं है, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ओवर स्वीट ना हो गया, एक डिसेंट सा टेस्ट है। बहुत हैवी है भाई, 2 स्पून में फुल हो गया, मुझे लग रहा है। बहुत हैवी हो गया था भाई, खा ही नहीं जा रहा था, मैंने कहा चल पैक करा लेता हूँ इसको गाड़ी में, या फिर पहुँच के वहाँ पे खा लेंगे। तो सामने भीड़ देखो, और ये स्ट्रीट्स पे भीड़ इस वजह से है ना क्योंकि वीकेंड है, आज संडे है वैसे, और इसी वजह से लोग रात को अपना डिनर करके या डिनर के बहाने ही बाहर निकल के स्ट्रीट्स पे घूमना, क्योंकि क्रिसमस वाइब है यार। अब वैसे भी 2-3 दिन बाद ही शुरू हो जाएंगी सबकी हॉलीडेज़, तब तो और ज़्यादा स्ट्रीट्स पे भीड़ लगनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब सबकी ना क्रिसमस हॉलीडेज शुरू हो जाती हैं लगभग क्रिसमस के 25-30 दिन पहले ही, तो वही मान लो भीड़ और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है भाई यूरोप का, यूके का, इवन यूएसए में आप कह सकते हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत है इन जगहों पर, तो इस वजह से सब लोगों की छुट्टियाँ होती हैं। तो भाई बैंड बज गई, 4.25 किलोमीटर पड़ गया भाई आना टोटल मेरे को, वहाँ से मैं बता रहा था ना 2.7 3.7 इतना नहीं भाई, 4.2 किलोमीटर्स के आसपास था। अब जाके पहुँचा हूँ हॉस्टल, पैर दुख गए, पहले मुझे पता होता ना इतना जाना है कसम से, फिर मैं गाड़ी वाड़ी लेके आता। और ये देखो इन्होंने कुछ किया, शायद पीछे ज़्यादा आ गए, अच्छा इनको लेफ़्ट जाना था यहाँ से, ओके, तो इन्होंने यहाँ से टीटी बजा दी। एंट्री कहाँ गई हॉस्टल की, ये रही भाई, यहाँ से अपनी एंट्री, और यहीं मैं बैठूँगा कॉमन एरिया में 5 मिनट, और फिर पीछे जाके अपना गाड़ी निकाल के निकल जाएंगे। चलो भाई निकला जाए इस होटल से। सामने मैं इनको बोल के आया था गेट खोल दो, बट अभी तक इन्होंने खोला नहीं है, शायद से वहाँ जाएंगे तो वहीं पहुँचने को कैमरे में देख के खोल देंगे। अब बड़ा ही स्पॉन्टेनियसली मैंने डिसीजन लिया भाई, मैंने कहा यार अब यहाँ पर सोऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, कल फिर मैं 2.5 घंटे लगाऊंगा, 3 घंटे, सिर्फ 2.5-3 घंटे की जर्नी है बताओ, तो भी रात में कवर हो जाएगी, रास्ता क्या ही दिखाना है। इससे अच्छा कल पूरे दिन मैं पेरिस घूम सकता हूँ, और मन हुआ तो परसों भी घूम सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल में प्लान कल जाके परसों रुकने का था। तो अगर कल मेरे को हो गया भाई कि चलो घूम लिया है अच्छे से, तो अपना निकल जाएंगे यूके परसों, नहीं हुआ तो बट नहीं यार, मैं आज ही डिसाइड करूँगा कि मुझे कब निकलना है, क्योंकि टिकट करनी है। मैं यूरो टनल या फिर फेरी 2 ऑप्शन है, लास्ट टाइम हम लोग यूरो टनल से गए थे, तो देखता हूँ जो मेरे को कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा, क्योंकि फेरी भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और यूरो टनल भी कर चुका हूँ, तो जो मेरे को बजट फ्रेंडली पड़ेगा उसी से ही चल लेंगे। निकला जाए, पहले यहाँ से लोकेशन वगैरह लगाऊँ, जाके बोल के आना पड़ा भाई, तब खोला इन्होंने, और खोल दिया था बट वापस से बंद हो गया था गैरी, मुझे देखा नहीं बट कब खोला। यहाँ से लेफ़्ट लेना है या राइट, या मैं लेफ़्ट या राइट, आई थिंक इट्स लेफ़्ट, येस इट इज़, नो इट इज़ नॉट, आई एम कन्फ्यूज्ड बिकॉज हियर इट इज़, हाँ राइट ही जाना है भाई, राइट जाके फिर लेफ्ट लेना है। सेंटर में अगर होटल ले लो ना भाई, तो ऐसी पतली पतली गलियों से निकलना पड़ता है। आते टाइम पे तो अभी मेरे को बिल्कुल भी इशू नहीं आया था ऐसा, आते टाइम ऐसा बिल्कुल इशू नहीं आया था मेरे को, बट अभी जब मैंने लोकेशन लगाई ना पेरिस में अपने होटल की, तो ये पतली पतली गलियों से लेके जा रहा है, और अभी इन्हीं रास्तों से मैं वापस गया था, सेंटर के दूसरी तरफ ले जा रहा है। हाँ ऑब्वियसली मैं नॉर्थ साइड से आया था क्योंकि एम्स्टर्डम से, ठीक है, और अभी मेरे को और अब साउथ साइड, अभी मेरे को और साउथ साइड ट्रैवल करना है टूवर्ड्स पेरिस, तो मुझे लग रहा है कि सेंटर के अगल बगल से ही लेके जाएगा। चलो जी, हाईवे पकड़ लिया हम लोगों ने, ब्रसेल्स एग्जिट कर चुके हैं। यहाँ से अब एग्जैक्ट 263 किलोमीटर से अपना होटल पेरिस में, और 2.5 घंटे दिखा रहा है। और वहाँ पर मैंने आज रूम बुक किया है हॉस्टल ना करके, क्योंकि हॉस्टल रूम्स मैंने देख रहा था तो मेरे को सबसे पहली बात तो कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो विदाउट पार्किंग मेरे को लेना नहीं था, क्योंकि पार्किंग अलग से पे करता मैं तो कुछ नहीं तो 2 दिन का मेरे को 3-4 हज़ार रुपये वैसे ही देना पड़ता। तो मैंने यार वही पैसे लगा के मैं होटल रूम ले लूँ, मेरे को अपना कंफर्ट भी मिल जाएगा, और बाहर खाना खाने से अच्छा है कि मैं एटलीस्ट एक टाइम थोड़ी कुकिंग भी कर लूँगा। तो यही रीज़न था भाई होटल करने का। और यार आज सुबह ना थोड़ा जल्दी उठ गया था मैं, जल्दी एज इन की 9 बजे उठ गया था, और 9 बजे जल्दी नहीं होता है, बट कल रात को मैं बहुत लेट सोया था क्योंकि एडिटिंग कर रहा था, ठीक है, और अभी भी जाके मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। फिर उसके बाद मैंने सुबह उठ के सारी सेटिंग वेटिंग बिठाई गाड़ी वाड़ी की, ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से निकला, फिर 3-3.5 घंटे ड्राइव, फिर अभी कम से कम 8-9-10 किलोमीटर मैंने वॉक की है, तो थोड़ी बैंड बज गई। और अभी मेरे को धीरे धीरे ऐसे चला रहा था ना मैं, तो पिछले मतलब आधा पौना घंटा हो गया था मुझे निकले ब्रुसेल्स से, मैं भूल ही गया व्लॉगिंग वगैरह, एकदम ऐसा स्ट्रेट चलाया जा रहा हूँ, ना तो गाने चल रहे हैं ना कुछ। फिर मुझे लगा हुआ कि थोड़ा सा डिजीनेस होने वाली है मुझे, तो मैंने कहा यार कॉफ़ी पड़ी हुई है, बढ़िया कॉफ़ी पाउचेज़ रहते हैं, इनको अपना इसके शॉर्ट्स मार लो, ठीक है, इससे थोड़ा ना नींद भाग जाएगी, मतलब एटलीस्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्राइव करते मुझे अगर लगा